बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज जो कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा अपना, पादप जल संबंध, ये टॉपिक चल रहा है अपना। और इस टॉपिक में अपन परासरण के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। परासरण किसे कहते हैं, परासरण का महत्व क्या होता है, परासरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और कल अपन ने जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया को समझा था। ठीक है ना। तो देखो आज अपन जीव द्रव्य कुंचन प्रक्रिया की प्रायोगिक व्याख्या पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है ना, जीव द्रव्य कुंचन प्रयोग की प्रक्रिया की प्रायोगिक व्याख्या। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक पादप का नाम ले रहा हूँ। पादप का नाम तो ये है बेटा, रोहियोडिस्कलर। ठीक है ना। तो देखो मान के चलो मैंने इस पादप की ये पत्ती बना दी। कौन से पादप की पत्ती है, रोहियोडिस्कलर की। इस पादप की पत्ती की निचली अधिचर्म को पत्ती से पृथक कर लिया। मान के चलो ये वो निचली अधिचर्म है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं निचली अधिचर्म। ठीक है ना, बैठ गई बात समझ में। इसको मैंने दो टुकड़ों में तोड़ लिया। ठीक है ना। एक्चुअल में रोहियोडिस्कलर पादप की निचली अधिचर्मल कोशिकाओं में बैंगनी रंग पाया जाता है। कैसा रंग पाया जाता है, बैंगनी रंग। ठीक है, तो अब मेरी बात को आप समझें। देखो इसको दो टुकड़ों में तोड़ लिया, है ना, और टुकड़ों में तोड़ने के पश्चात एक टुकड़े को तो जल से भरे बीकर में, ये जल है बेटा, एक टुकड़े को तो जल से भरे बीकर में, और बेटा दूसरे टुकड़े को शर्करा के घोल में, शर्करा के घोल में डाल दिया। ठीक है, कुछ समय तक रहने दिया। कुछ समय पश्चात इन दोनों को निकालकर सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया। ठीक है ना। तो बेटा जब निचली अधिचर्म के इस टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, है ना, तो देखो यहाँ से अंतः परासरण की क्रिया के कारण जल टुकड़े के भीतर प्रवेश कर जाता है और इस अधिचर्म की कोशिकाएं स्फीत अवस्था में यानी कि फूली हुई दिखाई देती हैं। बैठ गया आपके समझ में। लेकिन जब इस अधिचर्म के इस दूसरे टुकड़े का, जिसको कि हमने शर्करा के घोल में रखा था, निकाल करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करते हैं, तो बेटा इसकी कोशिकाओं में बैंगनी रंग का जीव द्रव्य संकुचित रूप में दिखाई देता है। बैंगनी रंग का जीव द्रव्य संकुचित अवस्था में दिखाई देता है। एक्चुअल में देखो बेटा यहाँ पर ना बहिर्परासरण की क्रिया होती है, समझ गए आप। यानी कि यहाँ से मतलब अधिचर्मल कोशिकाओं से जल निकल करके बाहर शर्करा के घोल में आता है। ठीक है ना। अब मेरी बात को समझो, तो जब इन कोशिकाओं से जल निकल करके बाहर आता है तो इसमें जीव द्रव्य कुंचन होगा, है ना। और उसी क्रिया के कारण वो जो कोशिकाओं में उपस्थित बैंगनी रंग का जो जीव द्रव्य है वो कोशिका के लगभग मध्य में अथवा किसी कोने विशेष में एक संकुचित पिंड के रूप में जमा हो जाता है। तो बेटा इस प्रयोग के द्वारा हम व्याख्या कर सकते हैं किसकी, जीव द्रव्य कुंचन की प्रक्रिया की। आ गई बात समझ में। ध्यानपूर्वक सुने, एक बार दोबारा बता रहा हूँ बेटा। देखो क्या पढ़ रहे हैं अपन, जीव द्रव्य कुंचन प्रक्रिया की प्रायोगिक व्याख्या। ध्यान से सुनना। आपने रोहियोडिस्कलर पादप की पत्ती की निचली अधिचर्म को
पत्ती से पृथक कर लिया। ठीक है ना बेटा, निचली अधिचर्म की कोशिकाओं में बैंगनी रंग पाया जाता है। ठीक है, इस पत्ती को आपने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, एक टुकड़ा ये रहा और दूसरा टुकड़ा ये रहा। ठीक है ना, अब देखो, एक टुकड़े को तो आपने जल में या अधोपराशरी विलयन में, ठीक है, जबकि दूसरे टुकड़े को शर्करा के घोल में, शर्करा के घोल के अंदर डाल दिया। कुछ समय तक उनको वहीं रहने दिया। कुछ समय पश्चात बेटा, जब इस अधिचर्म के टुकड़े को, जो कि जल या अधोपराशरी विलयन से भरे बीकर में डुबोया गया है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं तो कोशिकाएं अंतःपरासरण की क्रिया के द्वारा जल को ग्रहण करके फूली हुई दिखाई देती हैं। बैठ गई आपके समझ में? अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। जब पत्ती की अधिचर्म के इस वाले टुकड़े को, पत्ती की अधिचर्म के इस वाले टुकड़े को शर्करा के, जो शर्करा के घोल से भरे बीकर में रखा गया है, यहाँ से निकाल करके सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं। बैठ रही है आपके समझ में? तो उस केस में बहिर्परासरण की क्रिया होती है। अधिचर्मल कोशिकाओं में उपस्थित वाटर यहाँ से निकल करके बाह्य विलयन में गति करता है। परिणाम स्वरूप इस भाग की अधिचर्मी कोशिकाओं का बैंगनी रंग कोशिका के लगभग मध्य भाग में एक संकुचित पिंड के रूप में आपको दिखाई देगा। बैठ गई आपकी समझ में? तो ये पूरी प्रक्रिया है बेटा, जो जीव द्रव्य कुंचन की प्रायोगिक व्याख्या प्रस्तुत करती है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं तथा जीव द्रव्य कुंचन की प्रायोगिक व्याख्या स्पष्ट कीजिए। एक और बात इसमें आप सुन लें कि आपको ना यहाँ पर पादप विशिष्ट लेना पड़ेगा। कौन सा? रोहियो डिस्कलर, है ना। और उसका कारण भी ये है कि इस पादप की पत्ती की निचली अधिचर्म में बैंगनी रंग उपस्थित होता है। ठीक है ना। तो बेटा बैंगनी रंग की उपस्थिति से अपन जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया को देख सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए बेटा, कोशिका में अगला हेडिंग अपना कोशिका में उत्पन्न विभिन्न दाब। ठीक है ना बेटा। तो इस टॉपिक के अंदर अपन कुछ विशिष्ट दावों के बारे में पढ़ेंगे बेटा। कौन कौन से दावों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। देखो, एक तो अपन पढ़ेंगे स्फीत दाब के बारे में, ठीक है ना, जिसको टर्गर प्रेशर टीपी बोलते हैं। एक अपन पढ़ेंगे बेटा इसमें भित्ति दाब के बारे में, जिसको अपन डब्ल्यूपी बोलते हैं, वॉल प्रेशर। सुन लिया। एक अपन यहाँ पर पढ़ेंगे परासरण दाब के बारे में, जिसको कि ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी कहते हैं। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे बेटा डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, और इसको अपन बोलते हैं हिंदी में विसरण दाब न्यूनता, या इसको अपन सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, एसपी, चूषण दाब। ठीक है ना बेटा। तो अब अपन को इनके बारे में पढ़ना है, तो ध्यानपूर्वक एक एक करके आप सभी प्रकार के दावों के बारे में सुने। देखो बेटा, आपने एक जीवित वनस्पति कोशिका ले ली, ठीक है ना। ये मैंने इसकी कोशिका झिल्ली बना दी, और ये मैंने बीचों बीच में बड़े आकार की एक रिक्तिका बना दी, और आपने इस जीवित पादप कोशिका को जल या अधोपराशरी विलयन में रख दिया।
ठीक है ना बेटा। ये क्या नाम है बेटा, इसको अपन बोलेंगे कोशिका भित्ति। और ये क्या है, कोशिका झिल्ली। और ये रेक्टिका को घेरने वाली झिल्ली है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। सबके नाम लिख दिए बेटा। तो अब आप ध्यानपूर्वक सुने। देखिए कि जब किसी जीवित पादप कोशिका को, ध्यान से सुनना, कि जब किसी जीवित पादप कोशिका को जल या अधोपराशरी विलयन में रखा जाता है तो अंतः परासरण की क्रिया होती है। और अंतः परासरण की क्रिया के कारण जल निरंतर कोशिका बाह्य विलयन से कोशिका के भीतर, कोशिका बाह्य विलयन से कोशिका के भीतर प्रवेश करने लगता है। मतलब कोशिका के अंदर निरंतर जल भरता चला जाता है। बैठ गई समझ में। कोशिका की इस अवस्था को स्फीत अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में बेटा कोशिका झिल्ली के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति के ऊपर एक दाब अपकेंद्रीय रूप से आरोपित होता है। और उसी दाब को अपन टर्गर प्रेशर कहते हैं, स्फीत दाब। ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि स्फीत दाब बेटा किधर से किधर की ओर लगता है, कोशिका झिल्ली से कोशिका भित्ति की ओर लगता है, कोशिका झिल्ली से कोशिका भित्ति की ओर लगता है। कौन सा दाब, टर्गर प्रेशर। ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखो, अंतः परासरण की क्रिया के कारण निरंतर जल कोशिका के भीतर प्रवेश करता जाता है। बैटरी होगी आपके समझ में, ध्यान से समझना। निरंतर जल कोशिका के भीतर प्रवेश करता जाता है। अब देखो, कोशिका झिल्ली की एक निश्चित सीमा तक फैलने की क्षमता होती है। ठीक है ना। उसके बाद कोशिका झिल्ली फैल नहीं पाती है ना। तो वो अवस्था कोशिका की स्फीत अवस्था होती है, टर्जिटी स्टेज। और इस अवस्था में कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाला दाब कौन सा होगा, स्फीत दाब। अब थोड़ा सा आगे सोचिए। तो देखो बेटा, निरंतर जल के प्रवेश से कोशिका की कोशिका झिल्ली फट सकती है, लेकिन बेटा ये कभी भी फटती नहीं है। क्यों नहीं फटती है? क्योंकि देखो, पादप कोशिकाओं में बाहर की ओर कौन सी संरचना पाई जाती है, कोशिका भित्ति। तो आप ध्यान से सुने, जितना दाब कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति के ऊपर आरोपित किया जाता है, उतना ही दाब कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका झिल्ली के ऊपर आरोपित किया जाता है। तो बेटा ध्यानपूर्वक समझें कि कोशिका की स्फीत अवस्था में कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका झिल्ली पर लगाए जाने वाले दाब को भित्ति दाब कहते हैं। और बेटा एक बात गौर करना कि स्फीत दाब यानी कि टर्गर प्रेशर और बॉल प्रेशर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। केवल दिशाओं का अंतर होता है कि टर्गर प्रेशर और बॉल प्रेशर, इनके बीच में बराबर का निशान तो लगेगा ही, साथ में माइनस का चिन्ह भी लगा देते हैं। माइनस का चिन्ह एक्चुअल में इनकी डायरेक्शन को बताता है। माइनस के चिन्ह से ये प्रदर्शित होता है कि टर्गर प्रेशर और बॉल प्रेशर बराबर किंतु विपरीत दिशा में लगते हैं। ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों प्रकार के दाब आप समझ गए होंगे। ठीक है। दोनों प्रकार के दाबों को एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ।
ठीक है। उसके बाद अपन परासरण दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो गौर करना बेटा, देखिए कैसे बोलोगे आप, ऐसे बोलोगे कि जब किसी जीवित वनस्पति कोशिका को जल अथवा अधोपराशरी विलयन में रखा जाता है, ठीक है, तो अंतः परासरण की क्रिया के कारण जल कोशिका बाह्य विलयन से निरंतर कोशिका के भीतर प्रवेश करता जाता है, ठीक है। जल के कोशिका में निरंतर प्रवेश करने से कोशिका जल से पूरी भर जाती है, ठीक है ना। इस अवस्था में कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर एक दाब आरोपित किया जाता है, ठीक है ना। कोशिका की जल से भरी हुई यह अवस्था स्फीत अवस्था कहलाती है, और स्फीत अवस्था में कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाले दाब को स्फीत दाब या टर्गर प्रेशर कहते हैं। बैठ गई समझ में? एक दाब खत्म कर दिया मैंने। अब आगे चलिए, देखो बेटा, पादप कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली फट नहीं पाती क्योंकि बाहर पाई जाती है कोशिका भित्ति, ठीक है ना। तो स्फीत अवस्था में जितना टर्गर प्रेशर कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर आरोपित किया जाता है, उतना ही एक दाब कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका झिल्ली पर आरोपित होता है। तो कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका झिल्ली पर आरोपित होने वाले दाब को भित्ति दाब या बॉल प्रेशर कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि स्फीत दाब और भित्ति दाब एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन चूंकि इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, अतः दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। बैठ गया आपके समझ में? तो अभी तक अपन कौन कौन से दाब पढ़ चुके हैं? एक तो पढ़ लिया बेटा हमने स्फीत दाब, और दूसरा कौन सा दाब पढ़ लिया? भित्ति दाब, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रश्न मैं समझाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि कई बार बच्चे उसे गलत कर देते हैं। तो इससे पहले कि अपन परासरण दाब के बारे में पढ़ें, परासरण दाब, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले कि अपन परासरण दाब के बारे में पढ़ें, आप एक छोटा सा प्रश्न समझ लीजिए। पता नहीं आप उसका क्या उत्तर बोल देंगे, तो आप सोचें कि बेटा ध्यान से सुनना कि यदि आप किसी जीवित वनस्पति कोशिका को जल अथवा अल्पपराशरी विलयन में या अधोपराशरी विलयन में रखते हैं तो कोशिका फटेगी नहीं। क्यों नहीं फटेगी? क्योंकि उसमें स्फीत दाब को मेंटेन करने के लिए कोशिका भित्ति के द्वारा भित्ति दाब यानी कि बॉल प्रेशर काम करेगा, ठीक है बेटा। पर अब एक दूसरी बात सुन लीजिए, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या सुनेंगे आप? देखो, दूसरी बात आप ये सुनेंगे कि यदि आप किसी जीवित जंतु कोशिका को जल अथवा अल्पपराशरी विलयन में रखते हैं, जल अथवा अल्पपराशरी विलयन में रखते हैं, तो तेजी से अंतः परासरण की क्रिया होगी कि नहीं? लेकिन उस स्थिति में वो ना फट जाएगी, क्योंकि जंतु कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो बेटा कई बार कंपटीशनों में ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि जब आरबीसी को, आरबीसी समझ गए, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रुधिर कणिका, जब लाल रुधिर कणिका को जल अथवा अल्पपराशरी विलयन के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना, तो पहले तो वो बेटा फूलेगी और फूलने के पश्चात फट जाएगी। वहाँ पर आप वॉल प्रेशर मत कह देना, क्योंकि आरबीसी एक प्रकार की एनिमल सेल है, और बेटा एनिमल सेल के ऊपर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बैठ गई आपके समझ में?
अब अपन पढ़ेंगे बेटा परासरण दाब। किसी भी विलयन को, इसकी परिभाषा आपके सामने मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, किसी भी विलयन को उसके विलायक से, उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलयन में उत्पन्न होने वाले अधिकतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। तो बेटा ये आपके सामने इसकी परिभाषा हो गई, ठीक है ना। आपको ऐसे की ऐसे ही याद रखनी है बेटा। मैं बोल रहा हूँ परासरण दाब, परासरण दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो किसी भी विलयन से उसके विलायक, किसी भी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलयन में उत्पन्न होने वाला दाब, अधिकतम दाब क्या कहलाता है बेटा, परासरण दाब, परासरण दाब कहलाता है। एक और चीज़ यहाँ पर आप सुन लें कि ओपी यानी कि परासरण दाब समानुपाती होता है किसके, विलायक में विलेय अणुओं की संख्या के, विलायक में विलेय अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। एक बार परासरण दाब की वापस से परिभाषा सुन लीजिए ध्यान से, देखिए परासरण दाब किसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। सुनिए, किसी भी विलयन को उसके विलायक से, किसी भी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर विलयन में उत्पन्न होने वाले अधिकतम दाब को परासरण दाब कहते हैं। और बेटा साथ में ये भी याद रखना पड़ेगा कि परासरण दाब समानुपाती होता है किसके, विलायक में विलेय अणुओं की संख्या के, ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता। इंग्लिश में इसे बोलें तो अपन क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ये बोलेंगे। सामान्य भाषा में इसका नाम ये भी है बेटा, जल की मांग, ठीक है। अब इसको भी समझिए, देखो ये मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर जल या विलायक है, ठीक है बेटा। तो आप इसको ऐसे शुरू करेंगे कि शुद्ध जल है अथवा विलायक का विसरण दाब सर्वाधिक होता है, ठीक है। जब इस विलायक के अंदर कोई विलेय पदार्थ डाला जाता है तो जो विलयन बनता है, ये मैंने लिख दिया क्या बेटा, विलयन। और इस विलयन में विलायक के साथ क्या उपस्थित है, विलेय। तो इस विलयन का विसरण दाब इस विलायक की अपेक्षा कम होगा। वापस से सुने, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सरल परिभाषा है बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, देखिए
मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि शुद्ध जल अथवा विलायक का विसरण दाब सर्वाधिक होता है। जब विलायक के अंदर कोई विलेय पदार्थ डाला जाता है तो बने विलयन का विसरण दाब पहले की अपेक्षा घट जाता है। तो अब मुझे बताइए शुद्ध विलायक के विसरण दाब, ठीक है ना, और शुद्ध विलायक में विलेय अणुओं के डाले जाने के बाद बने विलयन का विसरण दाब, दोनों में अंतर होता है ना। तो विसरण दाब की जो न्यूनता हुई, जो कमी हुई, किस किस के मध्य में? विलायक और विलयन के मध्य में। इसी कमी को अपन विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बात आपको ये भी गौर करनी पड़ेगी कि विसरण दाब न्यूनता जो है इसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी कि जल की मांग। बैठ गई आपके समझ में? एक बार डीपीडी की परिभाषा को आप ध्यान से और सुने, ठीक है ना। देखिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से बोर्ड पे देखो, मैं इसको चित्र द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सुनिए आप। देखो, शुद्ध जल अथवा विलायक का विसरण दाब सर्वाधिक होता है जब शुद्ध जल अथवा विलायक के अंदर कोई विलेय पदार्थ डाला जाता है, ठीक है, तो बने विलयन का विसरण दाब शुद्ध जल अथवा विलायक की अपेक्षा कम हो जाता है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि विलायक के अणुओं का विसरण दाब और विलायक में विलेय डालने के पश्चात बने विलयन का विसरण दाब दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो बेटा विसरण दाब की जो ये न्यूनता हुई, कैसे हुई न्यूनता? एक तो शुद्ध जल का या विलायक का विसरण दाब था, और दूसरा बेटा विलायक के अंदर विलेय पदार्थ डालने से बने विलयन का विसरण दाब था, वो कम था। तो बेटा आप कह सकते हैं कि विसरण दाब की जो ये कमी हुई, इसी कमी को अपन विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, ठीक है ना। विसरण दाब न्यूनता को एक सामान्य भाषा में बोर्ड पे शब्द लिख रहा हूँ, जल की मांग, इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जल की मांग क्या मतलब हुआ इसका? कि जिस कोशिका की जल की मांग जितनी अधिक होती है उस कोशिका का डीपीडी उतना ही ज़्यादा होता है, और जिस कोशिका के जल की मांग जितनी न्यूनतम होती है उस कोशिका की जल की मांग यानी कि डीपीडी, आप ना डीपीडी को और जल की मांग को एक दूसरे का पैरेलल समझें। सुन लिया आपने? अच्छा, एक छोटी सी बात और सीख लीजिए आज। देखो बेटा, डीपीडी और ओपी के अंदर एक संबंध होता है बेटा कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ये फिजिक्स की तरह एक फॉर्मूला बन गया अपना। ये ना विसरण दाब न्यूनता, परासरण दाब और स्फीत दाब के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। एक और बात सुन लें, चूँकि टीपी आपको बता चुका हूँ डब्ल्यूपी के बराबर होता है ना, तो अपन ना इसको माइनस डब्ल्यूपी भी लिख सकते हैं, या सिंपली इतना मत लिखो, ऑब्लिक लगा के डब्ल्यूपी लिख दो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, देखो स्फीत अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ बेटा, बताइए मुझे, स्फीत अवस्था में पूरी की पूरी कोशिका जल से भरी होती है कि नहीं होती है? बताइए मुझे। होती है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो आप देखिए कि जब पूरी की पूरी कोशिका जल से भरी होगी तो उस कोशिका की डीपीडी अथवा जल की मांग क्या होगी? शून्य होगी, ठीक है ना। तो शून्य रख दीजिए बराबर ओपी माइनस टीपी। तो बेटा क्या आ जाएगा? ओपी बराबर होता है किसके? टीपी के। आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, कोशिका की कौन सी अवस्था में?
कोशिका की स्फीत अवस्था में। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कोशिका की सलथ अवस्था में, तो सलथ अवस्था किसे कहते हैं बेटा? सलथ अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें कोशिका में पानी बिल्कुल नहीं होता है, कोशिका की डीपीडी मैक्सिमम होती है। तो देखो अपन ने वही फॉर्मूला लगा दिया, ओपी माइनस टीपी। ठीक है ना। आगे चलिए, देखो सलथ अवस्था में डीपीडी का मान मैक्सिमम होगा कि नहीं? अधिकतम होगा। कोशिका में जल है ही नहीं, तो उसकी जल की मांग या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट सर्वाधिक होगा। और बेटा उस स्थिति में टीपी का मान तो 0 होगा, है ना। अब इन दोनों चीज़ों को आप इस सूत्र में रख दीजिए, है ना। तो आप लिख देंगे बेटा कि डीपीडी मैक्सिमम बराबर ओपी। तो ये आपको स्थिति याद रखनी पड़ेगी कोशिका की कौन सी अवस्था में? कोशिका की सलथ अवस्था में। ठीक है ना। तो बेटा ये देखो तीनों प्रकार के आपने दाब पढ़ लिए, दाबों के मध्य संबंध पढ़ लिया, और कोशिका की स्फीत और सलथ अवस्थाओं में आपने विभिन्न कैलकुलेशन देख लिए। ठीक, यहाँ से आगे की कहानी आपको कल पढ़ाई जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।